तो आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि आज मैं नॉर्मल कंटेंट से ज़रा हटकर कुछ कहने वाला हूँ। तो आज की वीडियो इस बारे में है कि लाइफ आपको कैसे चैलेंज करती है और आपको उसका सामना कैसे करना है। तो ये एक कहानी के तरह मैं समझाऊंगा क्योंकि मुझे पता चला कि आपको कहानियाँ काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो चलो उसी हिसाब से चलते हैं। तो शुरुआत होती है। मैं आपको बता दूं कि ये कहानी हिरोशिमा के बारे में होने वाली है। हिरोशिमा नागासाकी एटम बम। तो आप जरा सा बैकग्राउंड प्रिपेयर कर लीजिए। तो कहानी की शुरुआत होती है एक आम से दिन में। आराम ये कहानी डॉक्टर सासाकी की है। नाम थोड़ा अजीब है पता है। डॉक्टर सासाकी की है जो कि रेड क्रॉस हॉस्पिटल में काम करते थे। वो आराम से बैठे हुए थे और तब उन्हें याद आया कि उन्हें तो एक्सरेज चेक करने थे। तो एक्सरेज चेक करने के लिए नीचे उतरते हैं और जैसे ही वो नीचे उतरते हैं उन्हें पता चलता है कि उन्हें कुछ पता नहीं चलता कुछ समय के लिए। पर तभी एक फ्लैश उनके सामने आता है। फ्लैश यानी एकदम तेज सफेद रोशनी। तो जैसे ही वो सफेद रोशनी आती है वो और कुछ देख नहीं पाते और उसके वजह से और वो जैसे कि बम फटा था वो बम से वो कम से कम 10-15 किलोमीटर दूर थे। फिर भी ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो जिस सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे उसी के ऊपर वाले फ्लोर में जाकर उड़ के गिरे। तो उड़ के गिरे यानी उसकी वेव्स के अच्छे एनर्जी वेव्स यानी जैसे शॉक लगा या हाँ वैसे ही समझ लो। तो उसके अच्छे फिर वो जब गिरे तो वो कुछ 1-2 घंटे के लिए उन्हें होश नहीं था और हॉस्पिटल की काफ़ी चीज़ें खराब हो चुकी थी। तो जब वो उठते हैं यानी जब उन्हें होश आता है कई घंटों बाद तो वो देखते हैं कि हजारों लोग हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं। तो दरवाजा खोलते हैं हॉस्पिटल का। वो सब भागते हुए अंदर आ जाते हैं। तो पता चलता है कि वो उन्होंने तो कहा था कि 10,000 लोग थे। तो वो हॉस्पिटल के अंदर आते हैं और वो एक एक करके सबका चेकअप तो नहीं कर पाते। पर ये जरूर बात सही है कि उन्होंने फिर भी 3,000 पेशेंट्स का चेकअप किया। आप सोच ही सकते हो 3,000 पेशेंट्स कितने होते हैं और वो भी सिर्फ एक हफ्ते में। और इसके लिए उन्हें कंटिन्यूसली 7 दिनों तक के लिए यानी एक पूरे हफ्ते तक के लिए काम करना पड़ा। पर उन्होंने हार नहीं मानी क्योंकि वो पूरे 7 दिनों में कम से कम ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 7 घंटे सोए थे। हर पहले 2 दिन तो वो सो तक नहीं पाए पर तीसरे दिन जब वो बहुत थक गए थे तब उन्हें 2 घंटे तक की नींद मिली। पर फिर वापस से लोगों ने उन्हें उठा दिया और कहा कि हम यहाँ मर रहे हो और तुम सो रहे हो। पर ऐसे फिर एक हफ्ते तक चलता रहा। फिर वो बचते बचाते छुपते हुए स्टेशन पे गए। वहां पे मेट्रो चलती थी पर वो अंडरग्राउंड थी इसलिए वो बचे हुए थे। तो वो मेट्रो से अपने घर यानी जापान एक देश है पर वो छोटे छोटे आइलैंड से बना है। यानी कि आप वहां से एक जगह से दूसरी जगह यानी मेरे घर से शायद मेरे को स्कूल जाने के लिए भी मेट्रो लेनी पड़े ऐसी जगह या एक नदी पार करनी पड़े ऐसी बात थी। तो वो अपने घर गए। घर जब गए तो पता चला कि घर उनके गांव या घर में कुछ नहीं हुआ था क्योंकि वो दूसरा अलग से एक शहर था। तो जब वहां गए तो वो अपनी माँ से मिलते हैं। तो जब वो अपने माँ से मिले तो उनकी माँ देखते ही बहुत चौंक गई क्योंकि उन्हें लगा था कि वो भी मर चुके हैं बाकी लोगों के साथ। तो जब वो घर आए तो उन्होंने खाना भी नहीं खाया पर पहले वो सो गए आते ही घर पे। तो जब वो सोए तो ताज्जुब की बात ये है कि वो 17 घंटे तक सो रहे थे। और जब 17 घंटे के बाद जब वो सोकर उठे तब उन्होंने खाना खाया और वो वापस से हिरोशिमा में चले गए चेकअप करने के लिए।
जब वो गए तो तब तक उन्हें पता चला कि जितनी दवाइयाँ बची थी सब खत्म हो चुकी थी। तो अब वो और कुछ नहीं, बस लोगों के घाव भर रहे थे। और तभी उनको ये पता चला कि उन्होंने एक गलती कर दी थी कि जो भी पहले उन्हें दिखा वो उनके घाव भर रहे थे। पर इससे क्या हुआ कि जिन्हें ज्यादा घाव लग गए थे, जिन्हें पर बचाया जा सकता था, वो मर चुके थे। और शायद जो बच सकते थे उन्हें उन्होंने जल्दी ठीक कर दिया, यानी उसके जगह पे वो दूसरे जो मर रहे थे उन्हें बचा सकते थे। तो ये उनकी गलती थी जिसकी वजह से काफी सारी जानें गई। तो जब वो पहुंचे तब जो बच सकते थे उनकी भी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, जिसके वजह से अब उन्हें अपनी स्पीड तो बढ़ानी पड़ी काम की, प्लस दवाइयों की कमी की वजह से वहाँ पे जो 8 नर्सेस थी जो उनकी मदद कर रही थी उन्हें भी दूसरी जगह जाना पड़ा। तो ये तो हो गई अब तब की बात। और पता चला कि मैं ये बताना नहीं चाहूँगा, पर जापान में उस समय जो भी एटॉमिक बम के शिकार हुए, उन्हें उसके कई सालों बाद तक हिबासाका या ऐसा ही कुछ कहते थे। क्यों? क्योंकि उनके साथ कई बीमारियां भी आई उसके बाद। वो ज्यादा और काम नहीं कर पाए, थके हुए रहने लगे, यहाँ तक कि वो उनके बाल भी झड़ने लगे। और रेडिएशन की वजह से उन्हें कई दूसरी बीमारियां हो गई। जैसे उन्हें कह दिया गया था कि अगर उनका कोई बेटा होता है, यानी उनका कोई बच्चा होता है, तो वो भी पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, वो भी विकलांग होगा। तो और फिर उनका मन मतलब शहर में, और वो रहना नहीं चाहते थे क्योंकि शहर पूरा तबाह हो चुका था। तो फिर भी वहाँ पे काम करते हुए लोगों को सिर्फ बचाने के लिए, क्योंकि वो पैसे भी नहीं मिलते थे उन्हें इस काम के। क्या पैसे मिलते, कोई पैसे देने वाला ही नहीं था। तो फिर भी गवर्नमेंट ने उन्हें 5 साल के बाद, 5 साल के उन्हें थोड़े पैसे मिलते थे जो भी पेशेंट से, पर 5 साल के बाद उन्हें हर्जाना दिया गया। और फिर वो शहर छोड़ के चले गए, हिरोशिमा छोड़कर अपने गांव चले गए। तो मैंने ये पहले बताया नहीं, पर गांव में उनके पिताजी मर चुके थे, पर उनके पिताजी का एक क्लिनिक था। तो वो क्लिनिक अभी भी काम नहीं करता था, पर वो क्लिनिक क्या था, बस कुछ इक्विपमेंट्स और एक रूम था। तो फिर वहाँ पे अपना क्लिनिक खोल लिया उन्होंने। तो ये थी उनके बुरे वक्त की बातें। बीच में वो कई बार भूखे सोए, कई प्रॉब्लम्स आई उन्हें, क्योंकि पैसे तो कमी थी, पैसों की कमी, और इतने पेशेंट्स आते थे कि उन्हें काम, यानी काम करते थे वो 16 घंटे और पैसे मिलते थे उन्हें सिर्फ 8 घंटे के। तो ये उनकी प्रॉब्लम्स थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी। भले ही आखिर में वो थक कर वो शहर छोड़ के चले गए, पर जब लोगों को प्रॉब्लम थी तो वो हर एक बंदे को, हर एक आदमी को देख कर उनकी मदद करते थे। तो ये उनका बुरा वक्त था, भले ही कभी पैसे, जैसे मैंने कहा। और उसी वजह से वो उनकी शादी भी नहीं हुई, क्योंकि उनकी उम्र चली गई थी। और पहली बात तो जैसे मैंने बताया, उन्हें कुछ नामों से चिढ़ाया जाता था, चिढ़ाया नहीं, यानी उनको सोसाइटी मानना नहीं चाहती थी, इसलिए उनकी शादी भी नहीं हो पाई। तो फिर इसके बाद भी और कई कई दिनों तक, कई दिन नहीं कई सालों तक उनकी मेहनत जारी रही। क्योंकि एक आदमी जो एक बड़े हॉस्पिटल में बड़ी पोस्ट पे काम करने वाला, जो काफी हजारों रुपये कमाता था, अब उसके पास जो कि हमेशा बार बार में जाता, मजे उड़ाता, पैसे उड़ाता, अय्याशियां करता, अब उसके पास खाने के पैसे नहीं थे। तो कई साल उनके मंदी में गुजरे। पर इसके अगले एपिसोड में जो मैं बताने वाला हूँ कि उनका अच्छा वक्त कब शुरू हुआ। और इससे आपको ये कहना चाहूंगा मैं कि आपको प्रॉब्लम से डरना नहीं चाहिए, उसे लड़ते रहना चाहिए। और फिर एक रास्ता तो ढूंढना ही चाहिए, भले ही वो भागना ही क्यों ना हो। भागना एक सल्यूशन है एक्चुअली मेरे हिसाब से, पर आपको हमेशा प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करना, जैसे इन्होंने किया। पहले वो लोगों को ठीक कर रहे थे एटॉमिक बम के, जब तक
हालात ठीक नहीं हुए तब तक वो हिरोशिमा में ही रहे, पर जब उन्हें लगा कि नहीं अब ये जगह और उन्हें पसंद नहीं है, उनकी कई बुरी आदतें जुड़ी है, इसलिए वो जगह छोड़ के चले गए। इसे आप ये तो नहीं कह सकते कि बुरा आदमी था, प्रॉब्लम से दूर भाग गया, वो प्रॉब्लम सॉल्व करके चला गया। आपको भी ऐसा ही रहना चाहिए। आप चाहो तो प्रॉब्लम सॉल्व करके रह सकते हो, पर मुझे पता है कई लोग बुरी यादों के साथ रहना पसंद नहीं करते, तो प्रॉब्लम से डायरेक्ट भागना ये अच्छी बात नहीं है। तो आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। इसके बाद जो अच्छी चीजें हुई वो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा।